गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने शक्ति की अवधारणा का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने शक्ति का अर्थ देखा और साथ ही विभिन्न विचारकों द्वारा शक्ति की क्या परिभाषाएं दी गई हैं के विषय में पढ़ा और साथ ही कुछ सामान्य विशेषताएं जो शक्ति की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर दी जा सकती है के संबंध में हमने चर्चा की। आज के इस लेक्चर में हम शक्ति के विभिन्न प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें शक्ति का जो प्रयोग है वो किस किस प्रकार किया जाता है, शक्ति प्रयोग के क्या क्या तरीके होते हैं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करेंगे शक्ति के जो प्रकार हैं। तो जो शक्ति है, जैसा कि हम पूर्व लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि शक्ति जो है वो किसी के व्यवहार को परिवर्तित करने, नियंत्रित करने या अपनी इच्छा अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की जो शक्ति का जो प्रभाव है या जो पावर है उसी को शक्ति कहा जाता है। तो कुल मिलाकर दूसरों को व्यवहार को प्रभावित करने की जो क्षमता है या दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना या अपने मनमाफिक उनसे व्यवहार करवाने की जो क्षमता है उसी को शक्ति कहा जाता है। शक्ति जो है उसे प्रभावशीलता के आधार पर और औचित्य और अनुचित्य के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति को किन किन रूपों में बांटा जा सकता है। प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति का रूप है कि जिसमें दूसरे लोगों को अपने अनुकूल व्यवहार करने के लिए विवश किया जा सकता है या दूसरे लोगों के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी शक्ति जो है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला बल हो सकता है, दूसरा प्रभुत्व हो सकता है और तीसरा जो है वो कूटनीति या जिसे चातुर्य शक्ति या जिसे छल भी कहा जाता है इन नेगेटिव मैनर, लेकिन हम इसके लिए कूटनीति शब्द का प्रयोग ही करेंगे और ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभावशीलता के आधार पर जो शक्ति के प्रकार हैं उनमें बल की। बल जो है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि बल एक प्रकार से शक्ति का जो है उसके नकारात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है और हालांकि भले ये नकारात्मक हो लेकिन फिर भी इसके माध्यम से अन्य जो लोग हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रभुत्व की। प्रभुत्व जो शक्ति होती है उसके द्वारा आदेश देकर दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रभुत्व शक्ति जिसमें भी निहित होगी निश्चित तौर पर वह शक्तियों का कानूनी आधार पर प्रयोग करेगा और मैक्स वेबर ने इसी आधार पर शक्ति की जो है वो विवेचना की है। तीसरी और महत्वपूर्ण शक्ति है कूटनीति, जिसका प्रयोग प्राय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है या जो विभिन्न देश आपस में अपने संबंधों का संचालन करते हैं के संदर्भ में विशेष तौर पर किया जाता है। जो कूटनीति है उसके द्वारा भी अन्य के व्यवहार में, अब इन अन्य में हम व्यक्ति या समुदायों का न लेकर विभिन्न राष्ट्रों को ले सकते हैं, इसमें कूटनीति के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि औचित्य और अनौचित्य के आधार पर शक्ति को कितने भागों में बांटा जा सकता है। इनमें है वैधानिक शक्ति और परंपरागत शक्ति। जो वैधानिक शक्ति है उसे आप कानूनी शक्ति भी कह सकते हैं और वैधानिक शक्ति या कानूनी शक्ति का अभिप्राय है संवैधानिक शक्ति जो संविधान द्वारा प्रदत्त है। जब शक्ति का प्रयोग संवैधानिक या वैधानिक आधार पर किया जाता है तो उसे संवैधानिक शक्ति कहा जाता है। दूसरी आती है परंपरागत शक्ति। परंपरागत शक्ति का अभिप्राय समुदाय व समाज की सांस्कृतिक परंपरा से है। जब शक्ति का प्रयोग परंपरागत तरीके से किया जाता है तो वह परंपरागत शक्ति कहलाती है, या जब शक्ति जो है वो परंपरागत तत्वों में निहित रहती है तो वह परंपरागत शक्ति होती है। जबकि वैधानिक शक्ति जो है उसका जो आधार है वह कहीं ना कहीं संविधान है या कानून होता है।
इसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं, मुख्यतया हम इन शासन व्यवस्थाओं को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली शासन व्यवस्था जो है वो तानाशाही या सर्वाधिकारवादी हो सकती है, और दूसरी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हो सकती हैं। इनमें शक्ति किन किन रूपों में प्रकट होती है, या शक्ति के किन किन रूपों का प्रयोग इन दो प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं तानाशाही के संदर्भ में। तो यदि हम सबसे पहले देखें कि तानाशाही में शक्ति के कौन कौन से रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले होगा बल। शासक जो है वो अपनी इच्छा मनवाने के लिए विरोधियों पर, असंतुष्टों पर, आंदोलनकारियों पर बल के माध्यम से नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। यह बल जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, साधारण बल हो सकता है और असाधारण बल हो सकता है। साधारण बल में आप इसमें पुलिस के माध्यम से नियंत्रण, जैसे लाठीचार्ज हो सकता है, अश्रु गैस या हवाई फायर आदि का प्रयोग किया जाता है। और असाधारण बल में जैसे कर्फ्यू में गोली मारने के जो आदेश मिलते हैं, या सेना को देखते ही गोली मारने के जो आदेश होते हैं वो दिए जा सकते हैं। गिरफ्तारी हो सकती है, मार्च फास्ट हो सकता है, रेड अलर्ट या सैनिक शासन आदि का प्रयोग, या अन्य प्रकारों से बल का प्रयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर तानाशाही में जो बल का प्रयोग है वो निश्चित तौर पर नकारात्मक तरीके से ही किया जाता है और विरोधियों को दबाने या कुचलने के लिए किया जाता है। दूसरा रहेगा हिंसा। जो तानाशाही शासन है उसमें हिंसा व्यापक स्तर पर पाई जाती है, क्योंकि जो सत्ता है वह अपने विरोधियों को दबाने के लिए हिंसा का प्रयोग करती है, और शासन जो है वो सेना को अपने हथियार के रूप में प्रयोग करता है, और कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं उनका दमन चक्र वो चलता रहता है। फिर आता है कठोरता या दंड। तानाशाह शासन में कभी कभी बहुत कठोर कदम उठाए जाते हैं, जैसे आंतरिक उपद्रव, गृह युद्ध आदि की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए जाते हैं या सेना की तैनाती कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर तानाशाही जो शासन होते हैं या जो गैर लोकतांत्रिक शासन है, उनमें निश्चित तौर पर जो शक्ति के नकारात्मक रूप हैं उनका प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो तानाशाही है वह दंड व्यवस्था का व्यापक तरीके से प्रयोग करती है। नागरिकों को बिना मुकदमे चलाए या बिना नागरिक अधिकारों का प्रयोग किए बिना, या नागरिक अधिकारों का हनन करके भी उन्हें दोषी सिद्ध करके उन्हें मनमाना दंड दे दिया जाता है, और अमानवीय तरीक़ों से वहाँ के नागरिकों पर अत्याचार किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो तानाशाही शासन है उसमें शक्ति का प्रयोग बेहद नकारात्मक तरीके से किया जाता है। फिर आता है भय। जिस राष्ट्र में तानाशाही शासन होता है वहाँ की जनता में आतंक और भय पाया जाता है। जनता का शोषण व्यापक स्तर पर किया जाता है और जनता को किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती, यहाँ तक कि नागरिक स्वतंत्रताएं और नागरिक अधिकार भी उनसे छीन लिए जाते हैं। जनता आतंक से परेशान रहती है और सैनिक शासन से आतंक सर्वव्याप्त होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो तानाशाही शासन है उसके अंतर्गत शक्ति का नकारात्मक या शक्ति प्रयोग के जो नकारात्मक स्वरूप है वही देखने को मिलते हैं। यदि हमें शक्ति के सकारात्मक स्वरूपों को देखना है तो हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की ओर रुख करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत शक्ति के किन किन रूपों का प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र में शक्ति का मुख्य आधार प्रभाव है। शासन की नीतियों, आदेशों, कार्यों में शक्ति का प्रभाव पाया जाता है। राष्ट्रीय नेताओं का प्रभाव, दलीय प्रभाव, सत्ता का प्रभाव मानवीय व्यवहार को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर शक्ति के दो रूप हैं, बल और प्रभाव। बल जहाँ नकारात्मकता की ओर संकेत करता है, प्रभाव सकारात्मकता की ओर इंगित करता है। तो ऐसे में प्रभाव का प्रयोग जो है वो लोकतंत्र की जान है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता को पीड़ित या प्रताड़ित नहीं किया जाता, वरन जनता जो है वो शासन के आदेशों का पालन उसके प्रभाव के कारण करती है। और लोकतंत्र के अंतर्गत प्रभाव के अभाव में शक्ति को शायद क्रियान्वित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र का जो आधार है वो जन इच्छा है, ना कि भय या बल। इसके बाद दूसरा और महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है नेतृत्व। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें जो शक्ति का मूल आधार है वो बेसिकली नेतृत्व को माना जाता है। यदि नेतृत्व शक्ति संपन्न नहीं है या प्रभावपूर्ण नहीं है तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाएगी।
और यदि नेतृत्व में आंतरिक संघर्ष की स्थिति है तो अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन यदि नेता विभिन्न गुणों से सुसंपन्न है, जैसे पूर्ण बहुमत है, या फिर वो दूरदर्शी है, भाषण कला है, या वो लोकप्रिय नेता है, तो निश्चित तौर पर वे अपने राष्ट्र को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं और शक्ति का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। और जनता भी उस शक्ति के प्रयोग में या आज्ञा पालन के माध्यम से उस शक्ति के प्रयोग की इजाज़त उन्हें देती है और कहीं ना कहीं उनके सम्मान में इसे प्रदर्शित भी करती है। और लोकतांत्रिक शासनों में सबसे महत्वपूर्ण है औचित्यपूर्णता, या जिसे वेधता कहा जाता है। औचित्यपूर्णता या वेधता जो है वो वैधानिकता पर जो शक्ति है उसकी वैधानिकता को परखने की प्रमुख कसौटी है। तर्क वितर्क औचित्यपूर्णता को प्रकट करता है। शक्ति में औचित्यपूर्णता के बिना इसकी पालना कराना असंभव है। शक्ति क्या है, वास्तविक शक्ति क्या होनी चाहिए, या शक्ति का जो मूल्यांकन है वो किस आधार पर किया जाएगा, इन सब के पीछे वेधता ही निहित होती है। इसके बाद आता है आज्ञा पालन और सहमति। लोकतांत्रिक जो शासन प्रणालियां हैं उसमें ये देखा जाता है कि जनता सहमति शासन या जो सत्ता होती है उसके प्रति एक प्रकार की सहमति रखती है। वो बल प्रयोग के भय से शासन के आदेशों का पालन नहीं करती है। अर्थात वहाँ जो नियंत्रण का तरीका होता है वो प्रभाव का होता है, न कि बल का होता है। शक्ति राजनीति संगठन व शासन व्यवस्था में आदेश प्रसारित करके आज्ञा पालन कराती है। जन साधारण वर्ग में आज्ञा पालन इसलिए कराया जाता है कि समाज में व्यवस्था स्थापित रहे और उन्हें ही असुविधाओं का सामना न करना पड़े। सभी को समान दृष्टि से आदेश की पालना अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कराई जाती है और इसके पीछे भी बल कार्य नहीं करता वरन प्रभाव कार्य करता है और जनता पूर्णतया सहमति से ही उन आदेशों का पालन करती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि शक्ति के कौन कौन से प्रकार हैं और जो शासन व्यवस्थाएं हैं, चाहे वे लोकतांत्रिक हों या गैर लोकतांत्रिक हों, उनमें शक्ति के जो रूप हैं वो किस प्रकार भिन्न हो जाते हैं और किस प्रकार अलग अलग रूपों में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम शक्ति की प्रकृति और शक्ति के क्या स्रोत हैं के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।